बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि जो मैंने एक पहले लेक्चर अपलोड किया था सीपीसी ऑन फिंगर टिप्स, तो आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिर बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि सर सीपीसी नहीं, सीआरपीसी और फिंगर टिप्स ये भी एक ऐसा लेक्चर होना चाहिए कि जो हमें डिलीवर किया जाए। तो जब मैंने सीआरपीसी को 565 सेक्शन देखे तो मैंने कभी इसको मैं एक बोर्ड पर कैसे लेकर आऊँगा। वैसे तो जनरली ये चीज़ हम करते रहते हैं कि इसके ऊपर डिफरेंट वर्कशॉप मैंने की हैं, जुर्म से लेकर रिहाई तक के नाम से, कि हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोसेस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि एक जुर्म होने के बाद कैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और किस तरह किसी भी जो मुलजिम है उसको मुलजिम से आगे रिहाई तक या मुलजिम से आगे मुजरिम बनाकर उसको सज़ा तक का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाता है। तो अब उन तमाम चीज़ों को मैंने इस बोर्ड पर लाने की कोशिश की। आल्दो ये लेक्चर लेंथी होगा, लेकिन आप इसको लेंथी इस वजह से नहीं कह सकते कि आपका पूरा एक साल मैंने आज 1 घंटे में मुकम्मल करना है, तो 1 साल के इन लियो अगर आपको 1 घंटे में कुछ मिल जाए तो मेरे ख्याल में वो लेंथी नहीं कहा जाएगा। और फिर लोगों ने फरमाइश की कि सर बाकी सब्जेक्ट्स वो भी आने चाहिए ऑन फिंगर टिप्स। नो डाउट आएंगे, लेकिन उस वक्त कि जब एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इस लेक्चर को फुली सुनेंगे। जब मुझे पता चल जाएगा कि सब लोगों ने इसको फुली सुन लिया है तो उससे अगले दिन इंशाल्लाह पीपीसी या क्यूएसओ या कोई भी जो नेक्स्ट लॉ है वो ऑन फिंगर टिप्स लेक्चर की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी ऑन फिंगर टिप्स, कि हमारा जो सीआरपीसी 1898 है इस पूरे लेक्चर को हमने इस एक बोर्ड पर लेकर आना है। जो लोग इसको नहीं समझ सकेंगे वो क्या करेंगे, बार बार आप रिपीट करें, आप इसको अपने पोर्शंस में लेकर चले जाएं। ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड, ये आपका मुकम्मल मजिस्ट्रेट का सिलेबस, एडिशनल सेशन जज का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, आपके पीसीएस के एग्जाम का, एलएलबी पार्ट 3 का, एलएलबी 7th and 8th सेमेस्टर, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको मैंने एक बोर्ड पर आप लोगों के लिए कवर किया है। तो जितना मुझे वक्त लगा इसको इस पर लिखने का और आपको समझाने का, तो एटलीस्ट उससे आधा वक्त आप लोगों का सुनना इसका हक बनता है। तो अभी ज़्यादा उस तफसील में नहीं जाते, सबसे पहले हम चलते हैं जुर्म से। हमने वो स्टार्ट करना है जुर्म से, और आना कहाँ तक है, आना है रिहाई तक। बहुत लंबा सफ़र है जो आज हमने मुकम्मल करना है शहरी से पहले पहले। तो सबसे पहली बात आ जाती है जुर्म की। जुर्म क्या है, ऑफेंस। अब पहला सवाल यहां पर यह उठता है दैट व्हाट इज मेंट बाय ऑफेंस। तो इसके लिए फिर वही चीज, जितने मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं इन डिटेल सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सीआरपीसी का एक आप देखेंगे प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जो अपलोडेड नहीं है वो जल्दी हो जाएंगे। तो पहली चीज है ऑफेंस, जुर्म। अब जुर्म क्या चीज है, जुर्म कोई भी ऐसी चीज विच इज प्रोहिबिटेड बाय द पीनल कोड ऑफ द स्टेट, जिससे स्टेट आपको रोके वो जुर्म है। तो जुर्म के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, अगर ये एसेंशियल्स किसी एक्ट के अंदर होंगे तो वो जुर्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अब क्या हुआ, पहली चीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज है मेंजरिया। किसी भी अमल को जुर्म करने के लिए मेंजरिया, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, ये मैंने क्लियर किया है दैट मेंजरिया डजंट मीन गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, इट मीन्स द स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें आपको नॉलेज है या आपका इंटेंशन है कि आपको जुर्म करना चाहते हैं, ये जुर्म हो सकता है। सेकेंड थिंग इज द एक्टस रिया। व्हाट इज मेंट बाय एक्टस रिया, एक्टस रिया का मतलब है वो रॉन्गफुल जो एक्ट होगा, इट विल बी कॉल्ड एक्टस रिया। फिर इसमें क्या होनी चाहिए, काजेशन होनी चाहिए या कंकरेंस होना चाहिए। अब काजेशन या कंकरेंस मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, लेक्चर चल रहा है, काजेशन या कंकरेंस मैंने पहले भी क्लियर किया हो। क्या चीज है कि ये जो मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों क्या होने चाहिए, इनमें एक रिलेशन होना चाहिए। मींस अगर एक शख्स जाता है किसी को कत्ल करने के इरादे से मेंस रिया, उसको जाकर गोली मारता है एक्टस रिया, बट जो उसकी रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की वो बताती है वो बंदा पहले पोस्टमार्टम से पहले इस गोली लगने से पहले हार्ट अटैक से मर चुका था, तो काजेशन नहीं हुई, तो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। ये वहां पर लेक्चर में सुन ले। तो क्या हो गया, मेंजरिया, एक्टसरिया, काजेशन होना चाहिए, और काजेशन में होना चाहिए हार्म, हार्म में होनी चाहिए लीगैलिटी, के कानून ने उस चीज को जुर्म करार दिया हो, और लीगैलिटी के बाद लास्ट पे क्या होना चाहिए, पनिशमेंट। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑफेंस। अगर किसी एक्ट के अंदर ये 6 एलिमेंट होंगे तो इट विल बी क्लासिफाइड एज एन ऑफेंस, अदरवाइज ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। नो डाउट मेंजरिया की कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं। हम एक्सेप्शंस को यहां पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स होते हैं कि वहां पे एक्टस रिया नहीं होता, खाली मेंजरिया चला जाता है। कहीं पर ऐसे होता है कि मेंजरिया नहीं होता, ओनली एक्टस रिया आपका काफी हो जाता है। बट ऑफेंस हो गया। ऑफेंस कब हुआ, कि जब किसी एक एक्ट के अंदर मेंजरिया, एक्टस रिया,
काजेशन, उसके बाद क्या है, हार्म, लीगैलिटी और पुनिशमेंट। ये सारी की सारी चीजें अगर किसी एक्ट में आएंगी तो सच एन एक्ट विल बी क्लासिफाइड एज एन अफेंस। अफेंस हो गया जनाब। अब यहां पे आगे चलते हैं। अफेंस तो है दो किस्म के। एक अफेंस है कॉग्निजेबल। क्या है? कॉग्निजेबल। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और आपको बताता जाऊं कि मैं बोर्ड पे चीजें छोटी छोटी करके लिख रहा हूं। अगर किसी शख्स को अभी बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा, वो अपना माइंडसेट जहन में ये चीजें रखता जाए। मैं इसकी पिक्चर, एक फेयर क्लियर पिक्चर क्या करूंगा आप लोगों के लिए, इसी जो आपका है क्या कहते हैं, जो हमारा ये लेक्चर है, इसके टाइटल पर भी लगा दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी ये पिक्चर शेयर कर दूंगा। आप उसका प्रिंट लेकर फिर आपने लेक्चर सुनना है, ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद क्या होगा जनाब, कॉग्निजेबल क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जो काबिले होते हैं, क्या होते हैं, काबिले दस्त दर अंदाजी पुलिस। या ऑफेंस होते हैं कौन से? नॉन कॉग्निजेबल। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो कौन से होते हैं? जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जो नाकाबिले दस्त दर अंदाजी पुलिस होते हैं। तो काबिले दस्त दर अंदाजी पुलिस कैसे होते हैं? सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कत्ल, रॉबरी, डकैती, इस किस्म के जो बड़े बड़े आपके ऑफेंस हैं, जो ग्रीवियस हर्ट वगैरह है, ये सारे कॉग्निजेबल हैं कि जहां पर पुलिस हाथ डाल सकती है। हाथ डालने का मतलब क्या? पुलिस कैन अरेस्ट इवन विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ऐसे ऑफेंसेस क्या कहलाते हैं? दे आर क्लासिफाइड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल, नॉन सीरियस इन नेचर, जो प्योरली प्राइवेट इन नेचर के होते हैं, जैसे वेट एंड मेयर, या इलेक्शन के रिलेटेड कुछ क्राइम, या डेफामेशन वगैरह कुछ हो जाए, तो ये पर्सनल नेचर के जो ऑफेंस है, जो किसी बंदे की जात के साथ रिलेटेड होते हैं, तो वो क्या चीज होता है? वो नॉन कॉग्निजेबल होता है। तो अब क्या है, यहां पर प्रोसेस अलग, यहां पर प्रोसेस अलग। ऑफेंस तो हुआ, अब ये आगे प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, इन सच केस पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154, जिसको हम क्या कहते हैं? FIR कहते हैं, यानी कि क्या है? इब्तदाई। इब्तदाई क्या है? इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट है। इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, आप लोग उसको सुन सकते हैं। FIR अंडर सेक्शन 154 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है, बट फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपकी FIR जो है वो दर्ज नहीं होती, बल्कि क्या होती है? अंडर सेक्शन 155 एक पुलिस क्या होती है? एक रिपोर्ट दर्ज होती है, और ये रिपोर्ट कहां पर लिखी जाती है? पुलिस के पास एक रोजनामचा होता है जिसको डेली डायरी कहते हैं, जो रजिस्टर नंबर 2 होता है। ये रजिस्टर नंबर 1 होता है FIR, और ये रजिस्टर नंबर 2 होता है रोजनामचा। तो FIR, तो जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, आपकी कोई चीज गुम हो गई है, या कोई माइनर एक बिल्कुल नॉन सीरियस नेचर का ऑफेंस हो गया, प्राइवेट नेचर का, तो आप गए पुलिस के पास, आपने पुलिस को बताया कि भाई साहब ये मैंने ऑफेंस की रिपोर्ट करनी है। पुलिस कहती है कि भाई नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं, ना हम इसमें अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, ना हम इसमें कोई तफ्तीश कर सकते हैं सेक्शन 156 की, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अगर वो बंदा कहता ना जी मैंने तो इसमें बंदे को पकड़वाना ही पकड़वाना है, तो अब क्या होगा? अब पुलिस क्या करेगी? एक रिपोर्ट तैयार करके, एक कंप्लेंट तैयार करके भेज देगी किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो वो शख्स खुद जाएगा अंडर सेक्शन 201 फाइल करेगा कंप्लेंट। अब यहां पर ये जो लफ्ज क्या है? कंप्लेंट है। इस कंप्लेंट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस्तगासा। अब एक इस्तगासा फाइल किया जाएगा अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC, कि जिसमें आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर बताते हैं कि हुजूर मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है, मैं इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता हूं, मैं बंदे को अरेस्ट करवाना चाहता हूं, तो इस मामले में कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं भाई साहब इधर आओ ना, पहले मेरी बात सुनो। और वो बात कैसे सुनाते हैं? वो कहते हैं पहले तो ऐसा करते हैं कि जनाब आपका करते हैं हम एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन वो नहीं है जो आप लोगों ने देना होता है, इम्तिहान नहीं है। इसका मतलब है कि उसका बयान लेकर उससे पूछगछ करना। आपसे भी जब पूछगछ होती है तो एग्जामिनेशन होता है ना। तो जब ये पूछगछ कौन करेगा? ये पूछगछ करेगा मजिस्ट्रेट। किससे करेगा? कंप्लेनेंट से करेगा कि भाई साहब जरा आपका एग्जामिनेशन करते हैं कि जो बात, जो कंप्लेंट, जिस चीज की वजह से, जिस एक्ट की वजह से आप लॉ, जो हमारा सिस्टम जो इतना अच्छा है, मैं आपको बाद में आखिर पे मुझे याद करवाना किसी ने, मैं रेम वाली स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको जस्टिस सिस्टम का पता चलेगा। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वैसे दिल कर रहा है कि मैं भी आपको स्टोरी सुनाऊं, लेकिन थोड़ा सा ठहर जाए फिर रेम की स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया? एग्जामिनेशन हो गया। किसका एग्जामिनेशन हो गया? कंप्लेनेंट का हो गया।
और अगर कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन, यहां पर मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि वो विटनेसेस भी कॉल कर सकता है, एक छोटा सा एक जो है वो आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर सुन सकता है कि वाकई इस बंदे का राइट बनता है या नहीं, वाकई ये एग्रीव्ड है या नहीं, इसके साथ वाकई कुछ गलत हुआ है या नहीं। तो यहां पर एग्जामिनेशन हो गया। अगर एग्जामिनेशन के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि यस ये चीज बनती है, सिर्फ ये चीज नहीं देखेगा, वो देखेगा कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन भी बनती है कि नहीं बनती, मामला किसी और तरह का तो नहीं है, सेशन के पास तो जाने वाला नहीं है। अगर अफेंस वो ट्रायलेबल बाय द सेशन है तो वो सेशन के पास भेज देगा, किसी और मजिस्ट्रेट का है तो उसके पास भेज देगा। यहां पर वो सारी चीजें जो मैंने कंप्लेंट के टॉपिक में डिस्कस की हैं वो सब कुछ यहां पर मजिस्ट्रेट देखेगा। और अगर उसको लगता है कि यस कुछ है, कुछ गलत है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा इशू ऑफ प्रोसेस करेगा। अब इशू ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है, ये जो इशू ऑफ प्रोसेस होगा ये किसके तहत होगा, ये आपका CRPC उसका सेक्शन 68 से लेकर 87 है, इशूस ऑफ द प्रोसेस 89 तक, सॉरी 68 से लेकर 89, जिसको नजर नहीं आ रहा तो 68 से लेकर 89 तक क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले बाइज्जत तरीका समन भेजेगा, समन पे नहीं आएगा तो अरेस्ट वारंट जारी करेगा, अरेस्ट वारंट पे नहीं आएगा तो उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर करेगा, और आखिर पे उसकी अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी भी इन सर्टेन केसेस होती है। तो ये सारा वो इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, किस लिए कि डिफेंडेंट अदालत में आए। और जब डिफेंडेंट अदालत में आएगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा भाई साहब पहले तो आप जमा करो श्योरिटी, कि आपकी वजह से ये जो आप काम करने जा रहे, क्योंकि यहां पर एक बात जहन में रख लें, नॉर्मली हम कंप्लेंट उन केसेस में लेकर जाते हैं दैट वेयर द ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड येट, अभी जुर्म हुआ नहीं है बट खतरा है कि हो सकता है, धमकी लगा दी है, फोन कर दिया है, कोई ऐसा काम कर दिया है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी जमा हो जाएगी श्योरिटी। और श्योरिटी के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार श्योरिटी से काम नहीं चलेगा, ये वाकई इस बंदे ने ऐसा कुछ गलत किया है, तो मजिस्ट्रेट चला जाएगा किसकी तरफ, मजिस्ट्रेट साहब चले जाएंगे ट्रायल की तरफ। अब ट्रायल कैसे होगा, वो ये सारा जो हमने आपको ये भूल भुलैयों में मैंने आपको लेकर जाना है ना, ये सारी भूल भुलैया किसकी हैं, ये सारी भूल भुलैया हैं ट्रायल की। थोड़ा सा थक गया पर ब्रेक नहीं ले सकता, सैरी का टाइम निकल जाएगा, सैरी मुझे कौन करवाएगा, फिर मैंने खुद बनानी होती है। अच्छा यहां पर फिर क्या हो गया जनाब, ये हो गया कि अब दोबारा वापस चलते हैं, अफेंस हुआ, अफेंस हुआ, अफेंस कैसा हुआ कि जिसमें मेंस रिया, एक्टस रिया, कंकरेंस था, उसके बाद क्या था हार्म, लीगैलिटी और पनिशमेंट, ये चीजें थी, तो अफेंस हो गया। जब अफेंस हुआ और वो अफेंस क्या हुआ, नॉन कॉग्निजेबल, माइनर, ना काबिले दस्तरअंदाजी, पुलिस जिसमें पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी ना अरेस्ट कर सकती थी, तो आप किधर चले गए, आपने रिपोर्ट, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आपको रेफर कर दिया मजिस्ट्रेट के पास, आपने अंडर सेक्शन 200 क्या किया, जो लोग कहते हैं सर तेज चलते हैं, अंडर सेक्शन 200 क्या किया, एक कंप्लेंट दायर हो गई जिसमें उसको एग्जामिन किया गया। एग्जामिनेशन के दौरान क्या हुआ, इशू ऑफ, अगर लगा कि वाकई ये बंदा सच कह रहा है कंप्लेनेंट, तो इशू ऑफ द प्रोसेस हो गया। इशू ऑफ प्रोसेस में क्या हुआ, समन, अरेस्ट वारंट हुआ, और अरेस्ट वारंट के बाद आगे चलते फिर वारंट में वो आएगा बेलेबल था, नॉन बेलेबल था, अलग चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ, एब्सकॉन्डर हो गया, और आखिर पे होगी अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। बंदा आया, उससे ली श्योरिटी, और अगर श्योरिटी हो गई, उसके बाद भी श्योरिटी के बाद भी केस यहाँ पे डिस्चार्ज हो सकता है कि बस मामला खत्म, अभी आपने इंसान बन के रहना है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं कुछ होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लेंट का प्रोसेस। ये इन डिटेल नहीं बताया आपको, मैंने शॉर्ट बताया है, इन डिटेल्स आपको कंप्लेंट के टॉपिक में मिल जाएगा। कुछ चीज़ें मिस हैं तो वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग ज़रूर इसमें से कीड़े निकाल रहे होंगे, तो वहाँ पर जाकर सुन लेना यार, मिल जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हो गया जी कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिले दर अंदाजी, जिसमें पुलिस हाथ डाल सकती है। एक ऐसा ऑफेंस कि जिसमें पुलिस हाथ डाल सके, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सीरियस इन नेचर होगा। मैंने आपको बताया कि मर्डर, डकैती, थेफ्ट, रॉबरी, हर्ट, ये सारे के सारे ऑफेंस आर द कॉग्निजेबल ऑफेंस इन विच द पुलिस कैन अरेस्ट। सबसे बड़ी निशानी कॉग्निजेबल की क्या है, दैट पुलिस कैन अरेस्ट आफ्टर विदाउट वारंट, क्योंकि जब किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होगी तो पुलिस इज बाउंड, ड्यूटी बाउंड है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि अगर वो रिटन है तो फिर भी, और अगर ओरल है तो रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगी अंडर सेक्शन 154 इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट को, और उस कंप्लेनेंट को पढ़ के सुनाएगी, उसके दस्तखत और उसका अंगूठा जो है वो उसके ऊपर लेगी। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस वाले हैं उनको पता है कि पुलिस कभी भी FIR नहीं लिखती। यहाँ पर होता क्या है, अब एक तरीका तो ये है कि कुछ पुलिस को दे दिला के FIR करवा लें,
लेकिन फिर हम वकील हैं, हमारा क्या काम होगा? अगर पुलिस को दे दिला के एफआईआर करवाना, कभी भी किसी को नहीं बताना कि पुलिस को देकर एफआईआर करवाओ, तो फिर क्या बताना है? उसे कहना पुलिस की ऐसी की तैसी, अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, हम जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास, हम लगाएंगे 22A 22B और हम जनाब उधर से आर्डर करवा के आएंगे, पुलिस देखते हैं कैसे एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो समझाना क्या था दैट इफ द पुलिस क्या करती है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है वो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 लिखने को क्या कर देती है, वो करती है रिफ्यूज, कि नहीं जी मैंने तो ये नहीं करना। तो रिफ्यूजल की सूरत में क्या था, यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। और वो ट्विस्ट ये आया कि पहले तो डायरेक्ट हम जाते थे 22A और 22B, जो पंजाब वाले 22A 22B लाती है, ये 22A 22B लग जाएगी। तो ये क्या होगा, जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस जनाब। तो जस्टिस ऑफ पीस के पास आप 22A 22B एक पिटिशन लगाते हैं फॉर द डायरेक्शन टू द पुलिस टू रजिस्टर दैट एफआईआर। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने एफआईआर दर्ज करवानी ही करवानी है, बट यहां पर इन्वॉल्व क्या हो गया, अभी जो न्यू इन्वॉल्वमेंट आ गई वो एसपी साहब की आ गई कि बिफोर गिविंग द एप्लीकेशन, बिफोर फाइलिंग द पिटिशन बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22A 22B यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू द एसपी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। लेकिन सबको पता है कि यार जब पुलिस एफआईआर नहीं करती ना, तो पहले एसपी साहब को फोन करती है, एसपी साहब करें या ना करें। एसपी साहब कहते हैं नहीं 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 इस बंदे की नहीं करनी, तभी तो वो इनकार करता है। बट खैर अभी एक प्रोसेस आ गया, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर अब ये प्रोसेस आ गया दैट इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इफ द पुलिस डज नॉट रजिस्टर द एफआईआर एंड रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द एफआईआर, तो उस सूरत में जो आपका बंदा है वो क्या करेगा, वो एसपी को एक रिटर्न एप्लीकेशन देगा और उसके बाद अगर एसपी नहीं करता तो एसपी और एसएचओ दोनों को आप पार्टी बनाकर 22A 22B बिफोर जस्टिस ऑफ पीस लगाएंगे। और 22A 22B क्या करता है, जस्टिस ऑफ पीस को पुलिस के सारे इख्तियारात, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं कि 22A 22B में है क्या, आप उठाकर पढ़े ना। वो कहता है कि जो इख्तियारात 154 156 में किसके पास थे, मजिस्ट्रेट उसके पास, पुलिस के पास थे, दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द जस्टिस ऑफ पीस। और जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है, नॉर्मली हमारा जो सेशन जज होता है उसको, और सेशन क्या करता है, तमाम एडिशनल को इख्तियार दे देता है जस्टिस ऑफ पीस का। इसका कंसेप्ट जस्टिस ऑफ पीस में ज्यादा क्लियर है। तो क्या हुआ, आपको बताया क्या कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट करने का पहला तरीका क्या था, एफआईआर अंडर सेक्शन 154। दूसरा तरीका क्या था, जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A 22B का एक पिटिशन। तीसरा तरीका भी है, और वो क्या है, वो ये आगे जनाब, ये तीसरा तरीका इस्तगासा। क्यों, क्योंकि कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड फॉर बोथ कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जबकि आपकी एफआईआर किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल की होती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कितने तरीके हो गए, 3। पहला तरीका क्या हो गया, आपने कटवानी है, क्या कटवानी, किधर गई, ये आई एफआईआर। दूसरा तरीका क्या हो गया जी, 22A 22B। और तीसरा तरीका क्या हो गया, वो हो गया कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200। सो देयर आर 3 मोड्स कि जिसमें आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 154 टू द पुलिस, अंडर सेक्शन 22A 22B टू द जस्टिस ऑफ पीस, डायरेक्शन लेकर वापस पुलिस के पास आएंगे, एंड अंडर सेक्शन 200 बिफोर द मजिस्ट्रेट। थोड़ा सा सांस चढ़ गया। अच्छा, तो यहां पर हो गया जनाब, जुर्म हो गया जी, अब जुर्म हो गया, एफआईआर गई कट। एफआईआर काटने के बाद पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो जाएगी सेक्शन 156 में और क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन। क्या करेगी जनाब, इन्वेस्टिगेशन। और यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मारपीट करना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि उस बंदे से कलेक्शन ऑफ, वहां से कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सच्चा झूठा करना, किसी को गुनाह बेगुनाह करना, अपनी ओपिनियन देना। पुलिस की ओपिनियन की कहीं पर कोई भी अहमियत हरगिज नहीं है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है दैट द बेसिक पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस इज जस्ट टू कलेक्ट द एविडेंस। पुलिस का काम है कि सबूत इकट्ठे करे, शवाहिद इकट्ठे करे, उठाए और जाकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने या जो भी ट्रायल कोर्ट है उसके सामने रख दे कि भाई साहब ये सबूत हमने इकट्ठे कर दिए, आगे आप जाने और आपका क्या जाने, काम जाने। अच्छा ठीक हो गया जनाब, इन्वेस्टिगेशन हो गई। इन्वेस्टिगेशन क्या हो गई, अच्छा अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस का पहला काम क्या होगा, पुलिस क्योंकि क्या कर रही है, पुलिस आपको पता है जनाब कि पुलिस कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अरेस्ट विदाउट वारंट। सबसे बड़ा एक्शन पुलिस का जो होता है वो होता है कि किसी भी बंदे को, क्योंकि पकड़ेगी पुलिस तो ही इन्वेस्टिगेशन होगी। अब क्या हुआ, गौर से सुने, एफआईआर हो गई
और पुलिस आपको पकड़ने के लिए आ रही है और आपको पता है कि जी मेरे खिलाफ एफआईआर गई है कट, और अगर मैं पकड़ा गया, मैं बाइज्जत शहरी हूं, पहली बात मैं बाइज्जत शहरी हूं, अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरी इज्जत को बहुत नुकसान होगा, तो लिहाजा मुझे इस मुकदमे में फालजली गलत तरीके के साथ इन्वॉल्व किया गया। हुजूर मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता, मैं रिस्पेक्टेबल सिटीजन हूं, मुझे क्या करो? तो सेक्शन 498 में आप क्या करेंगे? बेल बिफोर अरेस्ट, जिसको प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं, तो बेल बिफोर अरेस्ट या आपका जो प्री अरेस्ट बेल है, इट विल बी फाइल्ड कब? 498। तो 498 में, और एक बात ध्यान में रख लें कि जो बेल बिफोर अरेस्ट है ये आपको कौन देगा? ये तो आपको देगा आपका सेशन कोर्ट। अब मसला ये हुआ कि आप तो सेशन से दूर है, किसी और प्रोविंस में है, तो मुकदमा अगर आपका क्वेटा में चल रहा है तो आपको बेल देने का हक सेशन जज क्वेटा का है। और आप बैठे कहां पर हैं? आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, आप सिंध में बैठे हैं। जब आप आएंगे तो आप तो पकड़े जाएंगे। तो यहां पर क्या है? इसी 498 में एक ऑप्शन मौजूद है, और वो कौन सा है? वो है प्रोटेक्टिव बेल। और ये प्रोटेक्टिव बेल क्या है? कैन बी ग्रांटेड बाय एनी हाई कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। तो आप हाई कोर्ट लाहौर से बेल लेकर, हाई कोर्ट सिंध से बेल लेकर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद से बेल लेकर क्या करेंगे? केपीके वाले भी कहेंगे कि सर आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो केपीके से भी बेल लेकर आप क्या करेंगे? आप इधर आएंगे तो ये प्रोटेक्टिव बेल होगी। लेकिन जहन में रख लें, प्रोटेक्टिव बेल के बाद आपको फिर रेलेवेंट सेशन से बेल बिफोर अरेस्ट लेनी चाहेगी इफ यू वांट टू अवॉइड योर एप्रीहेंशन बाय द पुलिस। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपको पकड़े नहीं, तो ये बेल बिफोर अरेस्ट अंडर सेक्शन 498 कहां पर आती है? ये आती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और बिफोर अरेस्ट बाय द पुलिस इन अ पर्टिकुलर एफआईआर जिसमें आप नॉमिनेटेड थे, या आपको खतरा है कि आपको इसमें पकड़ा जा सकता है, क्योंकि एफआईआर लिखी जाती है ए बी हमरा 3 कस नामालूम, तो आपको पता है कि जी 3 कस नामालूम में मेरा नाम आ सकता है, तो आप उस एफआईआर में, ये फिल्मों वाला काम नहीं होता। कोई भी जनाब पुलिस वाला लेकर आता है कि जनाब वारंट है, वो आगे से कहता है मेरे पास तो जमानत है। ओ भाई जमानत एवं नहीं हो जाती। अगर किसी शख्स पर 3 एफआईआर कटती है, उसने एक जगह से गाड़ी चोरी की, कहीं से नाजायज असला लिया और उसके बाद जाकर कत्ल कर दिया, गाड़ी चोरी अलग एफआईआर किसी और थाने में कटी जहां से गाड़ी चोरी हुई, 13D अलग एफआईआर कटी और कत्ल की अलग, तो हर एफआईआर में अलग अलग जमानतें होती हैं। ये जमानत का टॉपिक सुन लेना, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। सिर्फ यहां पर क्या बताया कि जब हुई जनाब आपकी एफआईआर, पुलिस ने बंदे को पकड़ना है, किसके तहत? जब वो 156 में इन्वेस्टिगेशन करेगा तो अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, और आपकी कोशिश है कि आपने लेनी है बेल बिफोर अरेस्ट। अच्छा, यहां पर एक और काम की चीज मैं आपको बताता चला जाऊं, और वो ये है कि अगर बिल्कुल टोटली आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके खिलाफ काटी गई एफआईआर टोटल बेसलेस है, गलत है, इसका कोई ग्राउंड बनता ही नहीं है, तो फिर इस सूरत में आप यहां से स्टार्ट करें कि आप चले जाए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आप फाइल करें क्वैशमेंट। अक्सर सुनो होगा अगर वकीलों के साथ जो आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं ज्यादातर, वो जो क्वैश कराती है एफआईआर, जी मतलब एफआईआर को खत्म करवा देना। जैसे क्वैशमेंट का वर्ड 561A में नहीं लिखा हुआ, इट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट के, जिसमें वो क्या कर सकता है, जिसमें वो कोई भी एक्शन करते हुए किसी भी जो आपकी बेल वगैरह है, कोई भी जो आपका एफआईआर है उसको क्या कर सकता है, वो टोटली इनहेरेंट पावर है, उसको सिरे से खत्म कर सकता है, क्वैश कर सकता है कि जनाब ये मेंटेनेबल नहीं है, तो वो ये काम कर सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, 561A 516A के साथ नहीं मिलाना, 516A आगे चल के बताता हूँ वो आ रहा है। ये है क्योंकि जो नए नए वकील है वो 516A अच्छे खासे, उनको जो 10-15 हज़ार 5,000 खर्चा मिलता है ना, 516A में मिलता है, उसकी बाद में बात बताता हूँ आपको मैं। खैर क्या हो गया 561A, कब? ये एट एनी स्टेज हो सकती है, एट एनी स्टेज हो सकती है, बट द बेस्ट टाइम फॉर फाइलिंग अ पिटिशन अंडर 561A इज जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। कि अगर आप कहते हैं कि मुझे इसमें फाल्जली इन्वॉल्व किया गया है, तो आप उस सूरत में 561A आप क्वैशमेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, वापस तरतीब में आ जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, ठीक हो गया, रिपोर्ट दर्ज होगी अंडर सेक्शन 151, एफआईआर हो गई, 156 की चली इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने क्या करना था, अरेस्ट में एक ऑप्शन तो आपने ले ली बेल बिफोर अरेस्ट की, और दूसरी ऑप्शन शॉर्ट, भाग गए। अगर भाग गए तो अब क्या हुआ, पुलिस गई पकड़ने, यहां पर समन तो नहीं होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, पहली 2 चीजें तो गई साइड पे। अब पुलिस ने क्या करना है, बंदा पकड़ना है। 1 रेड किया, 2 रेड किए, 3 रेड किए, बंदा नहीं पकड़ा गया, तो पुलिस ने क्या किया, यहां पर पुलिस ने कर दिया
एब्सकॉन्डर का काम, कि जनाब इसको एब्सकॉन्डर किया जाए और इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। एब्सकॉन्डर इश्तिहारी, तो इश्तिहारी इस स्टेज पर भी बंदा हो सकता है, और इश्तिहारी बंदा ड्यूरिंग ट्रायल अगर वो बेल पे था, भाग गया, या किसी भी वक्त अगर वो बंदा अवॉइड करता है प्रोसेस ऑफ जस्टिस को। अब ये जस्टिस है या नहीं है, नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अच्छा चले जनाब, क्या हो गया एब्सकॉन्डर, इश्तिहारी। तो अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस बंदे को अरेस्ट करने जाती है एंड ही अवॉइड्स हिज अरेस्ट विलफुली, तो विलफुल अरेस्ट की सूरत में क्या होगा, पुलिस उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करवा देगी और उसकी प्रॉपर्टी जो कि सोल प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड इस सेक्शन के तहत, तो उसकी सोल प्रॉपर्टी को क्या करवाएगी, अटैच करवाएगी। यहां पर एक छोटी सी बात जो आपकी रोजी रोटी है थोड़ी सी मैं वो बता देता हूं, और वो ये है कि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जब बंदे को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसकी पॉइंटेशन पर कुछ चीज़ें माल मुकदमा बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें उनकी फर्द मकबूज भी तैयार करके उनको अपने कब्जे में लेती है पुलिस। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो माल मुकदमा बनाई गई, मसलन कोई गाड़ी वगैरह या कोई फल शल या कोई ऐसी चीज़ जिसका खतरा है कि ये पुलिस कस्टडी में अगर रही तो ये ख़राब हो जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं 516A स्पुरदारी जिसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारी, ये है जनाब स्पुरदारी। तो आप स्पुरदारी की एक दरखास्त लगाते हैं उस गाड़ी के लिए, उन चीज़ों के लिए जो माल मुकदमा बनाई जाती है और जिसमें पुलिस कस्टडी में अगर रहेंगी तो खतरा होगा, और ये चीज़ें क्या होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 516A, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले साल मजिस्ट्रेट के पेपर में आया था, 2 केस लॉ का हवाला दिया था आपको मैंने, अगर आप लोगों को याद हो पिछला लेक्चर सुन लें। तो 516A स्पुरदारी कहां पर आ गए, इधर भी हो सकती है, ड्यूरिंग ट्रायल भी हो सकती है, ये चीजें यहां भी है वहां भी है। अगर मैं भूल जाऊं तो खुद समझ लेना, मुफ्त में मेरे ऊपर वो नहीं करना। अच्छा क्या हो गया जनाब, 516A स्पुरदारी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसको तो साइड पे कर दिया हमने, फिर वापस अपने प्रोसेस में आ जाते हैं। क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, अरेस्ट विदाउट वारंट, जब अरेस्ट हो गया या कुछ अरेस्ट हुआ या कोई बंदा खुद आया, कुछ भी हुआ, तो पुलिस क्या करती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। अब वो स्टेटमेंट पुलिस कैसी रिकॉर्ड करती है, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 161, स्टेटमेंट बाय पुलिस 161 इख्तियार देता है पुलिस को कि वो क्या करे, वो अक्यूज्ड की, विटनेसेस की, जो भी लोग आएंगे उनकी क्या करेगा, जो मौके पर मौजूद थे उनकी विटनेसेस पुलिस रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 161। अब आपको पता है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हेन एवर पुलिस अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, तो पुलिस को चाहिए कि विद इन 24 आवर ही मस्ट प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर, किधर, बिफोर सॉरी थोड़ा सा मैं ज्यादा जज्बाती हो गया। तो क्या हुआ यार जनाब, ये हुआ कि 24 घंटे में पुलिस क्या करेगी, उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। और अगर पुलिस कहती है जी हमारी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो अंडर सेक्शन 167 पुलिस क्या क्लेम करेगी, पुलिस करेगी फिजिकल रिमांड। अब यहां पर बातें आ जाएंगी, कुछ करने वाली बातें, कुछ ना करने वाली बातें आ जाएगी। तो पुलिस फिजिकल रिमांड किस लिए क्लेम करती है, हरगिज पुलिस का मतलब मारना पीटना नहीं होता। और पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि जी पुलिस रिमांड में मारती पीटती है, मुझे साबित तो करके दिखाए ना कि मारती पीटती है। ये झूठ मत यार अपने ज़हनों में आप लोग डालो। सबसे छोटा हर्ट क्या होता है, शज्जा खफीफा होता है। या उधर चले जाए तो वहां पर आपको जरा गैर जायफा में क्या नजर आएगा, मुतलमिया नजर आएगा या बुधिया नजर आएगा, स्क्रैचेस वगैरह। सबसे छोटा हर्ट ये होता है। तो अगर इससे हट के कोई चीज़ होगी तो वो हर्ट होता ही नहीं है, तो पुलिस हर्ट करती नहीं है। पुलिस तो ऐसी जगह पर मारती है, हम लोगों को पता तो चल गया होगा कि ना बंदा उठ सकता है, ना बैठ सकता है, और ना मेडिकल में कोई जरा गैर जायफा आता है, ना ही कुछ और आता है, बस उठने बैठने से बंदा रह जाता है। तो असल में पुलिस ने मारा नहीं, आप लोगों ने ऐਵੇਂ बातें बनाई हुई हैं। अब पुलिस कहाँ पर मारती है, या तो मारती है हाथ के ऊपर या पाँव के तलवों के ऊपर, या हाँ वो आ जाता है, तू समझ जाए, ठीक हो गया जनाब। तो क्या हुआ कि फिजिकल रिमांड में एक्चुअली पुलिस मार नहीं सकती, और अगर वो कोई ऐसा उसको जख्म लगाती है, आप मेडिकल रिपोर्ट करवा सकते हैं कि जनाब इसको ये पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टॉर्चर किया है, तो एज पर लॉ पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती, बट नहीं करती। अच्छा, फिजिकल रिमांड इसका मकसद क्या था कि जब कब लिया जाता है, किन ग्राउंड्स पर फिजिकल रिमांड मिलता है, कि जब कोई फर्दर रिकवरी या कोई आप उस बंदे से पॉइंटेशन करवाना चाहते हैं, या
उसको कोई इंकशाफी बयान आ गया, तो इन सूरतों में आप क्या करवाते हैं और उसके लिए जो है आप वो रिमांड ले लेते हैं। बट यहां पर अपोजिट पार्टी क्या करती है, वो रिमांड को कॉन्टेस्ट करती है कि जनाब रिमांड की तो जरूरत ही नहीं है, रिकवरी हो चुकी है, हमारा बंदा नॉमिनेटेड नहीं है, डिले इन द एफआईआर है। डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर आप यहां पर रिमांड को कॉन्टेस्ट करते हुए क्या करते हैं, रिमांड खारिज, क्योंकि जब तक रिमांड चलेगा तब तक बेल नहीं मिलेगी। जब पुलिस रिमांड खत्म होगा उस बंदे को जुडिशियल किया जाएगा, इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको बेल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं जनाब, आगे ये चलते हैं 169 की तरफ चलते हैं। ये वो पुलिस की हिडन पावर है जिसको पुलिस कम कम इस्तेमाल करती है, पैसे लेके कम कम इस्तेमाल करती है, करना चाहे तो पावर है वो इस्तेमाल कर सकती है। और ये क्या है, ये है जनाब बेल। कौन सी बेल, बेल बाय पुलिस। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर हैज द पावर to grant bail to any person, to any accused under section 169 if he considers that such person is no more required for further investigation। अगर वो कहता है जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है तो पुलिस हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट बेल, पुलिस बेल दे सकती है, देती है नहीं देती अलग बात है, बट दे सकती है। तो ये हो गया 169। अब बेल दी या नहीं दी, यहां पर एक बात और आपको क्लियर करूं कि जनाब मैक्सिमम अंडर सेक्शन 167 कितना रिमांड है, 15 दिन का। तो एक दिन पहले रखा 15 दिन का रिमांड, लेकिन प्रैक्टिस में 15 दिन का रिमांड इकट्ठा नहीं दिया जाता, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिफरेंट स्टेप्स में करके दिया जाता है। तो इकट्ठा रिमांड देने की प्रैक्टिस हमारे यहां नहीं है, बट अथॉरिटी है, दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड डिफरेंट इंस्टांसेस पर क्या होगा, ये रिमांड कर दिया जाएगा और बंदा क्या हो जाएगा जनाब, बंदा पुलिस कस्टडी में रहेगा। अब पुलिस जब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करती है तो पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद क्या करती है, अपना चालान सबमिट करती है। तो ये जो चालान है, ये चालान किसके तहत होता है, 173 सेक्शन 173 पुलिस अपना चालान देती है, जिसमें 154 जमा 161 के स्टेटमेंट जमा जितनी फरदात, मकबूजगी, रोड मैप, XYZ सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विच वाज कलेक्टेड by police during investigation must be forwarded to the trial court for the purpose of trial of that accused। तो 173 में चालान के बाद पुलिस का काम खत्म। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखें कि जेल और थाना अलग चीजें हैं, एक चीज मिलती है, दोनों की वर्दी एक जैसी है। तो ये नहीं कहना जोड़ा काला मेरे प्यो दा साला कि वर्दी एक है तो दोनों है, ओ भाई वो दोनों अलग अलग है, वो उनका IG अलग है, वो जेल अलग, महकमा थाना अलग। तो जेल वो बंदा जब जुडिशियल होगा तो जेल में चला जाएगा, वहां पे मारपीट तफ्तीश कोई नहीं होती, वो जुडिशियल कस्टडी कहलाता है। और थाना जो होता है, ये जो हम बात कर रहे थे थाना, तो थाने में बंदा क्या होता है, डिटेन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जेल में बंदा 2 बार जाता है, एक बार जुडिशियल कस्टडी ड्यूरिंग ट्रायल और एक बार आफ्टर इंप्रिजनमेंट, आफ्टर कन्विक्शन वो इंप्रिजनमेंट के लिए जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम टुवर्ड द टॉपिक। क्या हुआ जनाब, 173 चालान जमा हो गया। अब यहां पर हमने कहा कि सर आपने बेल बिफोर अरेस्ट को तो डिस्कस किया, बट व्हाट अबाउट द बेल आफ्टर अरेस्ट। तो बेल आफ्टर अरेस्ट, एज सुन एज एनी पर्सन इज अरेस्टेड, आप बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल कर सकते हैं, इवन सिंगल मिनट के बाद भी की जा सकती है। तो बेल आफ्टर अरेस्ट को हम कहां पर ले जाते हैं, मैं चेक कर लूं वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही, चल रही है जनाब। अच्छा आ जाते हैं वापस। क्या हुआ, ये हुआ कि बेल आफ्टर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद से लेकर बिफोर फाइनल जजमेंट किसी भी वक्त फाइल की जा सकती है और कितनी ही बार फाइल की जा सकती है, बट एवरी टाइम व्हेन इट इज फाइल्ड इट मस्ट बी फाइल्ड ऑन द फ्रेश ग्राउंड, इट कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन द एग्जॉस्टेड ग्राउंड एंड इट वाज सेटल्ड बाय जस्टिस आसिफ सईद खोसा, कि जिसमें उसने एक लैंडमार्क जजमेंट में प्रोसेस ऑफ बेल जो है उसको डिफाइन किया था और ये कहा था कि एक मुकदमे में बेल लगाने के ऊपर कोई भी रुकावट नहीं, आप 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार लगा सकते हैं, बट एवरी टाइम व्हेन यू नॉक द डोर्स ऑफ द जस्टिस यू हैव टू कम विद द फ्रेश ग्राउंड, न्यू ग्राउंड के ऊपर आप क्या करेंगे। मतलब पहले क्या हुआ, पहले हमने कहा कि जनाब जब वो बयान वगैरह नहीं हुआ था तो डिले इन FIR वगैरह का ग्राउंड उठा लिया, फिर आगे फर्द मकबूज भी कोई नहीं बनी, आपसे कोई रिकवरी नहीं हुई तो उसका ग्राउंड बना लिया, फिर आगे चलते चलते डिले इन द ट्रायल हो गया, उसका ग्राउंड बना लिया, कोई जगह जहां पर कोई गवाह आया, कोई एम्बिग्यूटी आ गई, उसका ग्राउंड बना लिया, या अगर आपके कोई चीज़ मतलब
व्हाट्सएवर द केसेस, बहुत से ग्राउंड्स ऐसे होते हैं, वो हमने वहां पर डिस्कस करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या हुआ, तो किसी भी जगह पर कितनी ही बार बेल फाइल की जा सकती है, बट एवरी टाइम when the bail after arrest is filed, it is filed on the trial court. ट्रायल कोर्ट में फाइल होगी, मजिस्ट्रेट के पास है तो मजिस्ट्रेट नहीं देता तो सेशन नहीं देता, हाई नहीं देता सुप्रीम। लेकिन एक बात यहां पर जहन में रख लें कि बेल रिजेक्ट होने पर रिवीजन नहीं लगती, अपील नहीं लगती। बेल इज ऑलवेज फाइल्ड एज बेल। यहां पर कभी रिविजने नहीं होती, कभी भी बेल आर्डर के खिलाफ आप अपीलें नहीं लगाते। जब भी बेल नीचे लगी सेशन में, उधर लगी मजिस्ट्रेट के पास, अगर बेलेबल ऑफेंस था 496, सेशन में लगी फिर भी 496, हाई में लगी 496 चलेगा, 497 चलेगा। तो अब क्या हुआ, अब हम डिस्कस करते हैं जनाब किस चीज को, हम डिस्कस करते हैं हमारी बेल को। कौन सी बेल को, जो बेल है, और कौन सी बेल है, आफ्टर अरेस्ट को डील करते हैं। तो जब आफ्टर अरेस्ट, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि सर ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कभी ऑफेंस बन जाते हैं, कभी बेलेबल नॉन बेलेबल बन जाते हैं, कभी कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल। ओ हो, याद करवा दिया। चलो जी, इधर भी इसको भी थोड़ा सा एक सितारा लगा देते हैं, डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि सर कभी नॉन कंपाउंडेबल कंपाउंडेबल, और भाई डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जब आप रिपोर्ट करने जाते हैं, कितना टाइम हो गया, 36 मिनट, ओह सॉरी, जल्दी क्विट करना पड़ेगा, ठीक हो गया जनाब, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, जब आप रिपोर्ट करने जाते हैं तो ऑफेंस क्लासिफाई होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जब आप बेल के लिए जाते हैं तो ऑफेंस की क्लासिफिकेशन देखी जाती है बेल देने के लिए कि आइदर इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो यहां पर जब बेल आफ्टर अरेस्ट होगा, तो अगर तो है बेलेबल, तो बेलेबल अगर आपका ऑफेंस है, अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है, तो फिर सेक्शन 496 आप बेल फाइल करेंगे मैटर ऑफ राइट, कि जी मेरा हक है एथे रख, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। कोर्ट कैन नॉट डिनाई द बेल इन द बेल। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये एक जजमेंट है जहां पर वो हैरानगी का इजहार करते हैं दैट हाउ अ कोर्ट कैन रिजेक्ट अ बेल इन द बेलेबल ऑफेंसेस। ओ भाई, किस तरह बेलेबल ऑफेंस में आप किसी की बेल रिजेक्ट ही कैसे करते हैं, बट प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है। और इवन यहां पर ये भी मैं आपको एक केस ला बता देता हूं, मैंने डिस्कस किया हुआ है बेल वाले टॉपिक के अंदर, कि जनाब यहां पर बेल एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। कोर्ट हैज अथॉरिटी कि वो रिमांड पेपर पर ही बेलेबल ऑफेंस में क्या कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है अंडर सेक्शन 496। ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट लेस देन द 3 इयर्स है तो वो बेलेबल। और अगर नॉन बेलेबल, अगर आपका ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल, अब किस्सा हुआ खराब। अब 497 में आप जाएंगे नॉन बेलेबल के लिए। तो जब 497 में जाएंगे तो यहां पर एक बात क्या होगी कि अब अदालत देखेगी कि ये प्रोहिबिटरी क्लास है या नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। अब ये सवाल अक्सर आता है कि सर ये प्रोहिबिटरी क्लास क्या है, हम सीनियर से पूछ के थक जाते हैं, ना वो हमें प्रोहिबिटरी का बताता है ना वो हमें नॉन प्रोहिबिटरी का बताता है। तो यार उससे क्यों पूछना है, सेक्शन पढ़ लो 497, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल से कम है, और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा क्या है, 10 साल से ज्यादा। जिन ऑफेंसेस की सजा 10 साल से ज्यादा, दे आर क्लासिफाइड एज द नॉन, जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास में आ जाएंगे। सॉरी मैंने उलट तो नहीं कर दिया, 10 साल से ज्यादा प्रोहिबिटरी हो जाएगा। 10 साल से ज्यादा तो प्रोहिबिटरी, और 10 साल से कम तो क्या है, नॉन प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिशन मना, 10 साल से जो ज्यादा ऑफेंस है उसके ऊपर बेल देने में क्या किया गया है, मना किया गया है, प्रोहिबिशन लगाई गई है। लेकिन एक बात ध्यान में रख लें, डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, बड़ा सा वकील अगर होगा तो भाई प्रोहिबिटरी क्लास में भी बड़े आराम से जमानत छोड़ दो। हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस डिस्कस नहीं करनी। अच्छा जनाब, क्या हो गया, प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास आ गई कि अगर 10 साल से ज्यादा तो प्रोहिबिटरी क्लास। जनरली यहां पर लफ्ज क्या है, इधर फर्क जहन में रखना कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट, यहां पर यह है कि बेल इज नॉट ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट, बट इन नॉन प्रोहिबिटरी जो क्लास में फाल करते हैं जनरली द बेल इज ग्रांटेड, और जो आपके प्रोहिबिटरी क्लास में होते हैं जनरली द बेल इज नॉट ग्रांटेड। बट 497(1) कहता है कि अगर प्रोहिबिटरी क्लास में है सिक, इनफर्म, फीमेल या आपका जुवेनाइल, तो इनको क्या होगा, इधर भी बेल कैन बी, कंसेशन ऑफ बेल कैन बी गिवन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो ये क्या हो गया, हमारा किस्सा हो गया बेल का। बेल को कर देते हैं साइड पे, मैंने आपको बता दी कहीं पर भी लगता है। वापस आ जाते हैं जनाब, कहां पर गए थे, चलान जमा हो गया था। क्या हुआ था, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, FIR 154 में कटी,
156 में तफ्तीश हुई, 161 के बयानात रिकॉर्ड हुए, मजीद तफ्तीश के लिए 167 में रिमांड लिया गया, तफ्तीश की ज़रूरत नहीं थी तो 169 में पुलिस अफिसर ने उस बंदे को बेल दी, अगर नहीं दी जो भी हुआ 173 में पुलिस ने चलान जमा किया। चलान मुकम्मल भी होता है, नान मुकम्मल 15 दिनों में पुलिस ने लाजमी चलान जमा करना होता है, अगर मुकम्मल नहीं है तो नान मुकम्मल कोई रिपोर्ट रहती है, कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं तो बाद में ततिम्मा चलान में जमा किया जाता है। चलान के टॉपिक में बताऊंगा। क्या हो गया जनाब, अब ये हो गया कि चलान जमा हो गया, चलान जमा हुआ तो अब सवाल अगला आया, और वो सवाल आया किस चीज़ का, जिसके ऊपर जनाब जिस शाहकार का इंतजार था वो आ गया, ट्रायल। ट्रायल 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 क्या है? मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा जनाब अभी पहुंच गए। अब बात आई क्रिमिनल मुकदमे की कि जी ट्रायल कौन चलाएगा। बड़े लोग पूछते हैं कि जी ये ट्रायलेबल बाय द मजिस्ट्रेट है। अच्छा नहीं है, ये ट्रायलेबल बाय द सेशन है, हाई है, क्या है, कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा? और यार क्यों अपना टाइम ज़ाया करते हो? सीआरपीसी का भी खोलो, सीआरपीसी का शेड्यूल 2 खोलो। शेड्यूल 2 के अंदर क्या किया हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है, पीपीसी का ऑफेंस लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ कि बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और ट्रायलेबल बाय व्हाट कोर्ट, कौन इसको ट्राई करेगा। शेड्यूल 2 के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो उसमें क्या हुआ, अगर वो बंदा क्या था, अगर वो बंदा था जुवेनाइल, एज पर सीआरपीसी जुवेनाइल कौन है, सेक्शन 399 कहता है 15 साल, जिस बंदे की उम्र 15 साल से कम है वो जुवेनाइल है। बट जेजेएसओ स्पेशल लॉ है जो सुपरसीड करता है सीआरपीसी को, जो कहता है 18 साल से कम उम्र, ये उधर ट्रायल चलेगा। 29 भी कहता था कि जनाब कोई खास इंपावर्ड मजिस्ट्रेट मुकदमा सुनेगा। 491 यहां पर भी हमने डिस्कस किया, इधर याद रख लेना 495 बेल कैंसिलेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो 491 ने यहां पर भी कहा कि जुवेनाइल को बेल ग्रांट की जाएगी। तो अगर जुवेनाइल का ट्रायल है तो इधर चला गया, अभी जुवेनाइल कोर्ट्स में चला गया, मजिस्ट्रेट साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उसके पास अभी इख्तियार नहीं रहा, तो वापस आ जाते हैं। हाँ, जहां पर जुवेनाइल कोर्ट्स नहीं है वहां पर ये इस प्रोविजन सेक्शन 29B जो कहता है कि एक स्पेशली अथराइज मजिस्ट्रेट क्लास 1 का वो सुनेगा, और 399 15 साल से कम उम्र के लिए, और 497(1) उसको बेल की कंसेशन ग्रांट करने के लिए बात की गई है। तो अब जब ट्रायल की बात आई और हमने शेड्यूल में देखा तो हमें पता चला कि कुछ मुकदमों का ट्रायल चलाता है मजिस्ट्रेट, कुछ मुकदमों का ट्रायल चलाता है सेशन और हाई। अब यहां पर एक और बात पता चल गई, किस चीज की पता चल गई, हमें पता चला सेक्शन 6 सीआरपीसी क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान, दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स इन पाकिस्तान. First one is the magisterial court class 1 to 3. Second one is the, although all the magistrates are empowered as class 1 magistrate, magisterial court, court of session और high court. There are 3 trial courts in Pakistan. ट्रायल कोर्ट्स की लेक्चर सुन ले, सारा पता चल जाएगा। तो क्या हुआ कि अब ट्रायल की जब बात है, सेक्शन 6 ने बताया कि ट्रायल हमारा, अगर ट्रायल चलाएगा मजिस्ट्रेट, अगर हमारा ट्रायल कौन चलाएगा, मजिस्ट्रेट चलाएगा, तो वो चलाएगा जनाब अंडर सेक्शन 241 से 250 तक। और अगर हमारा ट्रायल चलाएगा सेशन, या कौन चलाएगा, सेशन के अलावा चलाएगा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट और सेशन के लिए जो प्रोविजन ऑफ ट्रायल है वो है 265A से लेकर N तक प्रोविजन है। किसके पास ये प्रोविजन है जनाब, हमारे सेशन और हाई कोर्ट के लिए। तो अब यहां पर सवाल उठा, तो हमने क्या कहा, सिंपल आपको बता देता हूं कि 14 साल तक, 14 साल तक का लफ्ज याद रखना है। जब तक आ गया मींस पुनिशमेंट 1 दिन भी हो सकती है। तो जिस अफेंस की 14 साल तक की सजा है, रॉबरी में चले जाए, शज्जा आइमा में चले जाए, शज्जा दबीगा में चले जाए, 14 साल तक, 14 साल नहीं, 14 साल, कम से कम लिमिट कितनी है, 1 दिन हो सकती है। तो जब 1 दिन है तो मतलब 1 दिन सजा तो मजिस्ट्रेट साहब भी दे सकता है। तो कोई भी अफेंस जिसकी सजा 14 साल तक है, इट विल बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट। और अगर उससे ज्यादा है, यानी कि उम्र कैद या फांसी, उम्र कैद मेरी वाली कैद नहीं, मैंने अभी तक किसी को कैद नहीं किया, अच्छा उम्र कैद या फांसी, अगर वो सजा है तो वो ट्राई चलाएगा कोर्ट, कौन चलाएगा, सेशन और हाई। यहां पर एक बात ध्यान में रख ले, सेशन और हाई कोई भी मुकदमा चला सकते हैं, बट टू अवॉइड द ओवर बर्डन ऑन द सुपीरियर कोर्ट्स, आप हमेशा किधर जाएंगे, जो 14 साल से कम वाले मुकदमे कहां पर करेंगे, आप करेंगे ट्रायल कोर्ट के अंदर। लेकिन यहां पर फिर क्या हो गया, अगर किसी बंदे को कोई एतराज है कि जनाब मैंने तो मुकदमा नहीं चलाना मजिस्ट्रेट के पास, आइदर इट फॉल्स इन द जुरिसडिक्शन कॉग्निजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, वो आ जाएगा सेक्शन 526 हाई कोर्ट को दरखास्त देगा कि जी मैंने नहीं इस मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा चलाना, किसी और के पास ले जाए। मजिस्ट्रेट की भी वजह हो सकती है, कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी भी हो सकती है, और एनी अदर रीजन
कि आप देखते हैं कि जो छोटी अदालतें होती हैं, छोटे गांव के अंदर होती है, शहरों के अंदर होती है, वहां पर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा नहीं होती। जस्ट तो वहां पर सिक्योरिटी ये मैनेज मिसमैनेज नहीं होगा, ठीक हो। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर मेरा अलार्म बज गया था शहरी का। अच्छा, वहां पर क्या होता है, वहां पर जनाब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो कह सकता है कि जनाब इधर सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इसको तो किसी बड़ी मेन अदालत के अंदर इसका ट्रायल चलाया जाए ताकि वहां पर सिक्योर इन्वायरमेंट हो जाए। तो इसलिए भी वो क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें 526, 27, 28, 526 हाई कोर्ट को, 527 इंटर प्रोवेंस और 528 सेशन के पास पावर है। अगर विद इन सेशन आपने अगर उस केस को क्या करवाना है, ट्रांसफर करवाना है, तो 528 विद इन द प्रोवेंस जाना है तो 528 हाई कोर्ट के पास। तो ड्यूरिंग ट्रायल अगर आपको एतराज है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप भी मूव कर सकते हैं, अदालत भी इसको मूव कर सकती है, और सुपीरियर कोर्ट भी कह सकता है इधर लेकर आ जा, मामला मेरे पास लेकर आ जा, मैं इसको सुनता हूं कि तू सही तरीके से ये मामला नहीं चला रहा। तो ये हो गया ट्रांसफर का जिक्र। 526, 27, 28 को साइड पे करते हैं, वापस आ जाए जनाब ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट और सेशन और हाई कोर्ट। डिफरेंस है प्रोविजन का, प्रोसीजर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि जब जनाब क्या हुआ, ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट स्टार्ट हुआ, तो यहां पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब आए हम असल बात की तरफ। क्यों? क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है ये दर हकीकत है फर्स्ट स्टेप। किस चीज का फर्स्ट स्टेप? ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले 241A ये कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को कहो कि सारे डॉक्यूमेंट्स किसको जाकर पहुंचा दे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दे अक्यूज्ड को। और अगर कंप्लेंट केस था तो यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास चले जाएंगे, कंप्लेनेंट को कहा जाएगा कि भाई साहब ट्रायल, क्योंकि हमने कहा ट्रायल जब हुआ तो ट्रायल कहां से स्टार्ट होता है, ट्रायल स्टार्ट होता है हमेशा 241A से बाय प्रोविजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज, ताकि उसको पता चले कि मामला है क्या। डॉक्यूमेंट्स मिल गए एटलीस्ट 7 days बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आपने सुना होगा, फर्दे जुर्म आयद करना। अब जाके आयद हुई फर्दे जुर्म, पहली सारी थी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। फर्दे जुर्म आयद हो गया जनाब। फर्दे जुर्म आयद होने के बाद क्या हुआ, 220 से 240 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, वो आपको बताता है दैट हाउ टू फ्रेम द चार्ज। किसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या स्टेट करना है, अफेंस, उसका जो डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसको जो सेक्शन है रेलेवेंट लॉ है वो आपने बताना है। फिर आपने नेम लिखना है किसका, अक्यूज का, प्लेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, टाइम ऑफ अक्रेस लिखना है, और मैनर किस तरह जुर्म हुआ, अगर कत्ल हुआ तो किस तरह मारा, चोरी हुई डकैती हुई तो क्या हुआ, क्या चीज ले गए क्या नहीं ले गए, वो सारी बातें आपने लिखनी है। प्रीवियसली कन्विक्टेड है या नहीं है वो भी लिखना है यहां पर आपने। और उसके बाद यहां पर और आपने क्या लिखना है, किस जुबान में होना चाहिए, या तो इंग्लिश या एनी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द अक्यूज्ड। उर्दू, पश्तो, पंजाबी, बरावी, सिंधी, कोई भी जुबान, सब जुबानों में ये हो सकता है। तो जब ये हो गया, फर्द जुर्म आयद किया गया, उसको पढ़ के सुनाया गया कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर फला 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 जुर्म, कि भाई साहब तुमने क्या किया कि तुमने 5 तारीख को शाम 5 बजे मेजान चौक के ऊपर ए को छुरियों के वार करके कत्ल किया। तुम पहले भी 2 कत्ल कर चुके हो, क्या तुम अपने जुर्म को तसव्वुर तस्लीम करते हो? तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड उसका सेक्शन 302 उसके तहत कत्ले अमद का मुकदमा किया जा रहा है, क्या तुम ये चीज मानते हो या नहीं मानते? अगर कत्ले अमद है तो फिर सेशन के पास चला जाएगा। तो खैर यहां पर ये एक आपको मैंने बता दिया कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फर्द जुर्म आयद करना, उसको जुर्म पढ़ के सुनाया जाता है। अब जब जुर्म पढ़ के सुनाया गया तो या तो फिल्मी सीन होगा, हाँ हाँ जज साहब मैंने जुर्म किया है, ऐसा होता कोई नहीं है, फिल्मों में होता है। तो क्या हुआ जनाब, हुआ कुछ इस तरीके से कि फर्द जुर्म आयद हो गया। अब अगर फर्द जुर्म आयद करने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा यार ये तो बिल्कुल छोटा सा ऑफेंस है, 6 माह से कम इसकी सजा है, यहां पर तो इतने लंबे चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, यहां पर हो गया आपका समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब क्या है, समरी ट्रायल का मतलब है मुख्तसर ट्रायल। मामले को ख़त्म कर दिया कि जनाब यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, 1 महीने से ज़्यादा सज़ा होगी तो उस पर अपील है, 1 महीने से कम सज़ा होगी तो उस पर अपील भी नहीं है, जुर्माना वगैरह कर दिया, मामले को यहीं पर इवन विदाउट एविडेंस, रिगार्डिंग ऑफ एविडेंस आप क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल है ही क्या, मुख्तसर ट्रायल। 260 से लेकर 265 किस्सा ख़त्म हो गया। अच्छा अगली बात क्या है, या वो करता है प्लीड गिल्टी, 243 कहता है, सेम 265 में भी चले जाएंगे कि जी अगर वो करता है प्लीड गिल्टी कि हाँ मैंने जुर्म किया है, कन्फेशन कर लिया। एक बात ध्यान में रख लें, दैट द कन्फेशन बिफोर द पुलिस और इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस हैज नो एविडेंटरी वैल्यू। क्यों? आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट नो मैन कैन बी कंपेल्ड टू बिकम हिज ओन विटनेस। कानून शहादत आर्डर में डिस्कस करेंगे। अब हम क्या डिस्कस करते हैं, प्लीड गिल्टी हो गया जनाब, 243 में प्लीड गिल्टी हो गया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको देखेगा सुनेगा और उसको क्या कर देगा, कन्विक्ट कर देगा।
यहाँ पे भी समरी ट्रायल में भी उसको क्या किया, या तो उसको किया कन्विक्ट, या हो सकता है कि अगर वो कोई एक सफिशिएंट काज देता है तो उसको क्या किया जा सकता है, एक्विट या माइनर फाइन शाइन करके छोड़ दिया जाता है। इस सारे मामले में एक ये आपको गोल सितारा नजर आया 403 का, और 403 क्या था, डबल जियोपर्डी था। डबल जियोपर्डी ने क्या कहा, नो मैन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस, पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इस सारे मामले में अगर कोई बंदा कहता है जज साहब मैं पहले इस सेम ऑफेंस को एक प्रीवियस कंप्यूटेंट कोर्ट से या तो एक्विट हो चुको या कन्विक्ट हो चुको, लिहाजा मुझे अभी इस दोबारा मुकदमे में आप मत फंसाएं, तो डबल जियोपर्डी ये कहता है कि सूरत में दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा। ये है 403 आपका डबल जियोपर्डी। छोड़ देते जनाब, वापस आ जाते हैं कहां पर, आगे भी तो हम ट्रायल में चल रहे थे। ट्रायल में क्या हुआ, ट्रायल में आ गए और ट्रायल में आकर हमने ये देखा कि जनाब यहां पर या तो ट्रायल चलाया मजिस्ट्रेट ने या ट्रायल चलाया सेशन ने। सबसे पहले क्या दे दिया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दिया, 243 में प्लीड गिल्टी या नॉट प्लीड गिल्टी हो गया। फिर 244 अगर वो कहता है जी नॉट प्लीड गिल्टी, जब वो नॉट प्लीड गिल्टी करता है कि जी नहीं मैं तो नहीं मानता, मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो नॉट प्लीड गिल्टी में आ जाएगा 244। तो फिर अब उसे कहा जाएगा ठीक है भाई साहब आ जाओ खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हम खेलते हैं एविडेंस। एविडेंस आप लाओ एविडेंस। जब भी एविडेंस आएगा याद रखें 340 एक ये कहता है कि जो एविडेंस होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। 353 भी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड की प्रेजेंस में एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। और सेक्शन 353 से लेकर 365 तक एविडेंस की रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। मेन सेक्शन इन दिस रिगार्ड इज 364 दैट टोटली डिफाइंस द प्रोसीजर ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस बाय द मजिस्ट्रेट। और एक बात ध्यान में रखें कि 364 हमेशा किसके साथ वर्क करता है, 164। तो मजिस्ट्रेट जब भी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करता है, स्पेशली कन्फेशन जब वो रिकॉर्ड करता है तो 164 में रिकॉर्ड करता है। और कन्फेशन हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है विदाउट ओथ, बिकॉज कन्फेशन ऑन ओथ हैज नो सेंसिटिविटी इन द आई ऑफ लॉ। क्योंकि जो कन्फेशन है इट मस्ट बी बार फ्रॉम द अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो कसम एक इन्फ्लुएंस है बंदे के ऊपर, इसलिए वहां पर उस कन्फेशन को नहीं माना जाता। कन्फेशन में डिस्कस करेंगे। वापस आए जनाब हम कहां पर, तो उस बंदे ने कहा जी नहीं मैंने तो जुर्म नहीं किया, तो जुर्म नहीं किया तो जहन में रख लें यहां पर उसने कहा कि जी नॉट प्लीड गिल्टी। जब उसने नॉट प्लीड गिल्टी किया तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भाई साहब हाँ कुछ करना है। वो कहता है जी कि हाँ जी मैंने खुद विटनेस बनना है, मैंने खुद एविडेंस देना है, और मैंने खुद एविडेंस देते हुए क्या बनना है, मैंने अपना विटनेस बनना है। तो याद रख लें अक्यूज्ड हैज राइट टू बिकम हिज ओन विटनेस एंड ही मस्ट बी क्या होगा, ऑन ओथ। उसकी स्टेटमेंट ऑन ओथ उसका एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है अंडर सेक्शन 340। मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा यहीं पर कि भाई साहब 340 की कुछ स्टेटमेंट है तेरी, अगर है तो दे दे। और अगर तुम कोई विटनेस बुलवाना चाहते हो अदर, यहां पर क्या फर्क है 505 और 340 में। 340 में वो खुद गवाह बनता है अपना, और 505 में वो कहता है मैंने फलां बंदे को। 505 में कोई भी बंदा आपका अक्यूज्ड और आपका प्रोसिक्यूटर दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों गवाह को बुला सकते हैं। खैर क्या हुआ, नॉट प्लीड गिल्टी में उसको ये मौका दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं थक गया, थोड़ा सा पानी पी लूं। उसके बाद ये हुआ जनाब कि एविडेंस हुआ और प्रोसिक्यूटर को कहो, जहन में रख लें इट्स द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूटर टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस बियॉन्ड द शैडो ऑफ द डाउट एंड द ड्यूटी ऑफ द अक्यूज्ड इज जस्ट टू क्रिएट द डाउट। बस बेनिफिट ऑफ डाउट विल ऑलवेज गो टू द अक्यूज्ड, किसी भी स्टेज के ऊपर, चाहे वो ट्रायल स्टेज है चाहे वो बेल स्टेज है, एट एनी स्टेज। तो एविडेंस जब आएगा तो यहां पर किसकी जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अपना एविडेंस लेकर आएगा। तो प्रोसिक्यूटर अपना एविडेंस लेकर आएगा, उसके ऊपर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इफ नेसेसरी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट तो उसके ऊपर री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। और अगर इस सारे मामले के दौरान कोई एक एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, कुछ एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, मजिस्ट्रेट कहता है कि यार बस बहुत है, बड़ा सबूत आ गया, तो 245 में वो उसको क्या कर देगा, कन्विक्ट कर देगा। और अगर एट एनी स्टेज वो कहता है कि नहीं जनाब 249 ए 249 मजिस्ट्रेट की पावर, 249 ए में आप दरखास्त देते हैं कि जनाब मुझे तो क्या किया जाए, एक्विट किया जाए, तो मजिस्ट्रेट हैज द पावर टू एक्विट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज एंड टू एंड द ट्रायल इफ ही कंसीडर्स कि जनाब कोई सूरत हाल बनती नहीं है इस बंदे को सजा देने की, मुकदमा झूठा है, गलत है, तो मजिस्ट्रेट कैन
एक्विट, किसको एक्विट कर सकता है? वो एक्विट कर सकता है जनाब उस अक्यूज को। और इस सारे मामले के दौरान अगर आपने कंप्रोमाइज किया तो 345 आ जाएगा। 345 क्या कहता है? वो कहता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो 345 अगर सुलह सफाई की तो अगर अफेंस था कंपाउंडेबल तो वो कंपाउंडेबल भी दो किस्म के हैं, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। नॉन कंपाउंडेबल है तो फिर उसके ऊपर सुलह सफाई कोई भी पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। यहाँ पर एक और भी चीज़ आ जाती है कि अगर आप विदड्रॉल करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। वो आप जब ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट में देखते हैं तो वहाँ पर फिर देखा जाता है कि अगर वो अफेंस विदड्रॉ होने वाला है तो विदड्रॉ कर दिया जाता है, अदरवाइज सरकार उसमें पार्टी बनकर उस मुकदमे को आगे चलाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ जनाब, यहाँ पर ये हो गया एविडेंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ कन्विक्ट एविक्ट 249 245 में हो गया। बट 249 245 को साइड पे रखते हैं तो क्या हो गया, ये सब कुछ करने से पहले अदालत क्या करती है, एक बार फाइनल क्या सुनती है, आर्ग्यूमेंट। याद रख ले 200 मैंने लिखा पहले है सिर्फ आपको समझाने के लिए, बट 245 249 कुछ भी करने से पहले फाइनल आर्ग्यूमेंट हतमी बहस सुनी जाती है। और हतमी बहस सुनने के बाद, हतमी बहस कब सुनी जाती है कि जब क्या होता है प्रोसिक्यूटर अपने सारे विटनेसेस ला चुका होता है और उसके बाद जो हमारा होता है अक्यूज्ड वो भी अपने सारे विटनेसेस ला चुका होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारे प्रोड्यूस किए जा चुके होते हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द टाइम एक फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टेज आती है। दोनों पार्टीज फाइनली आर्ग्यू करती हैं अपने सारी चीज़ें जो उस पूरे प्रोसीडिंग का, पूरे ट्रायल का लकुनास था वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं। और उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद क्या चीज़ आ जाती है, फिर सवाल आ जाता है जजमेंट का। जजमेंट आ गई जनाब, फैसला। यहाँ पर डिग्री नहीं कहा जाता, यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है जजमेंट। सेक्शन 3666 से 373 से 373 के तहत मजिस्ट्रेट साहब क्या लिखेंगे या जो भी ट्रायल कोर्ट होगा वो जजमेंट देगा। तो जजमेंट में क्या करेगा, जजमेंट पे ट्रायल खत्म हुआ और द ट्रायल ऑलवेज एंड्स ऑन द एक्विटल और द कन्विक्शन। या तो उसको किया एक्विट या क्या किया कन्विक्ट। कन्विक्ट किया तो सजा, एक्विक्ट किया तो क्या रिहा, बरी। और पाकिस्तान में बाइज्जत बरी और दूसरे बरी का कोई फर्क नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन है इसके ऊपर, खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे। कन्विक्ट हुआ या एक्विक्ट हुआ, द लास्ट स्टेज ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल इज कन्विक्शन और एक्विटल। अगर तो हुआ एक्विट तो याद रख ले एक्विटल के ऊपर हमेशा 417 में क्या होगी, अपील लगेगा अगेंस्ट एक्विटल। तो अपील अगेंस्ट जो आपका एक्विटल होता है वो हमेशा 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 किधर जाता है, हाई कोर्ट। चाहे सजा, चाहे एक्विट किया मजिस्ट्रेट ने, चाहे एक्विट किया सेशन ने, जो भी एक्विट करेगा अपील अगेंस्ट एक्विटल ऑलवेज लाइज बिफोर द हाई कोर्ट। और कौन फाइल करेगा, सरकार ने ही लाजमी बात किया था ना, तो यह सरकार फाइल करेगा या वो जो कंप्लेनेंट है प्राइवेट वो फाइल करेगा। तो अपील अगेंस्ट एक्विटल इज ऑलवेज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 417। और अगर क्या किया कन्विक्ट तो 408 मजिस्ट्रेट ने किया तो 408 में सेशन को आप लगाएंगे, और अगर सेशन ने किया तो 410 में सेशन के खिलाफ आप किधर जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। तो बेल जो आपका जो कन्विक्शन है उसके खिलाफ जो अपील है, ये हमने क्या डिस्कस की है, ये हमने डिस्कस कर ली, अपील भी आ गई जनाब इसमें। तो अपील क्या है, अगर अपील में उसको एक्विट किया तो 417 में अपील जाएगी हाई कोर्ट में। अगर मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया तो 408 में सेशन, अगर सेशन ने कन्विक्ट किया है तो सेशन के खिलाफ 410 में हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी। और जब आप अपील फाइल करते हैं और अपील में आप कहते हैं जी मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है, मेरी इस पनिशमेंट को सस्पेंड किया जाए, तो यहां पर आप याद रख लें कि इवन आफ्टर द कन्विक्शन जो आपका बंदा जेल में है वो फाइल कर सकता है बेल आफ्टर कन्विक्शन। तो ये बेल आफ्टर कन्विक्शन क्या होती है, रिहाई के बाद बेल फाइल, सॉरी रिहाई नहीं, जब वो बंदा शहरी के टाइम बिल्कुल करीब आ गया ना, तो रिहाई क्या है उसका, क्या है जनाब कन्विक्शन हो गई। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील अगर वो अदालत को कहता है जी मेरी सजा गलत है, कोई उसको कोर्ट को किसी तरीके से सेटिस्फाई कर देता है, तो उस वक्त वो क्या कर सकता है, बेल आफ्टर कन्विक्शन लगा सकता है। और बेल आफ्टर कन्विक्शन किस सेक्शन के तहत लगता है, ये लगता है 426 के तहत। जस्ट मोबाइल देखो, तो 426 के तहत क्या लगता है, बेल आफ्टर कन्विक्शन लगता है। और बेल आफ्टर कन्विक्शन में क्या होता है कि किसी भी शख्स को, टाइम बहुत कम रह गया है, तो बेल आफ्टर कन्विक्शन में क्या हुआ, बेल आफ्टर कन्विक्शन में किसी भी शख्स को क्या किया जा सकता है, वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील उसको रिहा किया जा सकता है। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अगर ये सजा मुकम्मल हो गई तो रिहाई।
जुर्म से लेकर रिहाई। लेकिन रिहाई के बाद अगर कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, कि आपने देखे कुछ लोगों का एक तरीका वारदात होता है, एक जगह पर सेटल होते हैं, जुर्म करते हैं, दूसरे शहर में गए, वो अक्सर आपने देखे थे, वो लड़कियां थी, शादी करती थी, फिर दूसरी जगह पे शादी की, लूटा, शादी की, लूटा। तो ऐसे लोगों के लिए अंडर सेक्शन 565 क्लास 3 अथॉरिटी है कि रूल बनाया जा सकता है कि भाई साहब अगर आपने कहीं पर भी जाना है तो आपने क्या करना है, आपने इंटीमेट करना है। यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं, वो ये चीज है कि जनाब ये कन्विक्शन, कन्विक्शन में एक चीज आप ध्यान में रख ले कि इधर एक चीज आ जाती है, और वो क्या होती है, वो होती है जनाब आपकी उसको आजमाइश कहते हैं, मुझे लफ्ज भूल गया है, आजमाइश को क्या कहते हैं, प्रोबेशन। हाँ जी, फर्स्ट टाइम अफेंडर्स को क्या किया जा सकता है, प्रोबेशन के ऊपर क्या है, एक ऑफिसर होता है, प्रोबेशन ऑफिसर होता है, नॉर्मली सेशन या कोई भी ऐसा होता है, उसको बना दिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम अफेंडर्स कुछ छोटा सा जुर्म कर दिया, फर्स्ट टाइम अफेंडर है, बाइज्जत शहरी गलती हो गई है, तो उसको फिर सजा नहीं दी जाती, प्रोबेशन पीरियड पर 6 7 8 9 महीने साल के लिए उसको रखा जाता है। अगर तुमने दोबारा जुर्म किया तो फिर क्या होगा, ट्रायल श्रायल नहीं चलेगा, ट्रायल तो चल चुका है, प्रोबेशन पे है, तो प्रोबेशन पे उसको उठाकर वापस जेल में डाल दिया जाता है। यहां पर एक कंसेप्ट आता है पैरोल का। पैरोल क्या है कि अगर कोई शख्स अपनी 1/3 पनिशमेंट को अच्छे तरीके से जब वो करता है, तो जेलर उसके लिए कहता है कि जनाब इस बंदे ने 1/3 पनिशमेंट पूरी कर ली है, बड़ा अच्छा बंदा, नेक बंदा, शरीफ बंदा है, लिहाजा इसको पैरोल पर रिहाई। पैरोल आर्जी भी होती है कि जब कोई ऐसा मसला शसला बन जाता है तो पैरोल पर उसको आर्जी भी रिहा किया जा सकता है। पैरोल का कंसेप्ट बाद में देखेंगे। तो ये था जुर्म से रिहाई तक। दरमियान में 491A रह गया। तो ये क्या चीज थी, ये थी जब हमने बात की थी सेशन की। तो यहां पर हैबियस कॉर्पस की जो डायरेक्ट पिटीशन है, ये कोई नीचे से पुलिस से नहीं मूव करके आती। हैबियस कॉर्पस की डायरेक्ट पिटीशन कहां पर लगाई जा सकती है, 491A। और इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर आप कोई दरखास्त देते हैं यहां पर, किसी किस्म की कोई भी दरखास्त, और उस पर आपको एतराज है कि जनाब ये तो हुआ है गलत, तो उस गलती को दूर करने के लिए क्या हुआ, उस गलती को दूर करने के लिए इधर एक मैंने सितारा कहीं छोड़ा था, और एक सितारा कहां पर छोड़ा था, यस 439A रिवीजन, 439 हाई कोर्ट और उसके बाद सेशन कोर्ट रिवीजन फाइल कर सकते हैं। आप कब फाइल कर सकते हैं, जब आप किसी भी एग्रीव्ड है ऑर्डर से, मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के ऑर्डर से आप एग्रीव्ड है, तो आप रिवीजन, कौन सा ऑर्डर आपने 516 दिया, आप उसके ऊपर क्या चले गए, आप उसमें रिवीजन में चले गए, ये सारे मामले आप कर सकते हैं। यहां पर मजिस्ट्रेट के पास एक और भी चीज थी, 145 के तहत वो कॉग्निजेंस ले सकता है। किस चीज की कॉग्निजेंस ले सकता है, वो कॉग्निजेंस, ये यहां पर हमने 145 छोड़ा था, कॉग्निजेंस ले सकता है। किस चीज़ की कॉग्निजेंस ले सकता है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इशू होगा। 144 में आपको पता है कि ये सारे मामले शामले जो चलते हैं वो कर दिए जाते हैं। और सीआरपीसी के अंदर क्या है, अनलॉफुल असेंबली अगर कहीं पर हो तो 127 से 132 में उसको मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो 133 से 143 तक, और अगर कोई और अर्जेंट मैटर आ जाता है तो वो आपको बताया 144। दोबारा चलते हैं जनाब, जल्दी जल्दी चलते हैं, चीज़ को कवर करते हैं। हरियप हरियप, क्या हो गया, मैं थक गया, सैरी का टाइम हो गया। अच्छा जनाब, आपको मैं बताता चलूं, क्या बताता चलूं, अभी इस चीज को क्विट करते हैं, क्लोज करते हैं। और वो इसको कैसे क्लोज करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हम क्लोज करते हैं कि जनाब अफेंस हुए दो किस्म के, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अगर नॉन कॉग्निजेबल था तो क्या हुआ, सबसे पहले रिपोर्ट हुई, उसके बाद कंप्लेंट अगर जरूरत हुई, अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको मजीद आगे लेकर चलना है, तो कंप्लेंट के बाद एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट हुआ, इशू ऑफ द प्रोसेस हुआ, श्योरिटी और ट्रायल में आपको बता चुका हूं। आपको मैंने सिंपल प्रोसेस बताया, वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो उसको रजिस्टर करवाने के 3 तरीके। एफआईआर अंडर सेक्शन 154 पुलिस नहीं करती तो 22 से 22 बी लगाकर वापस पुलिस के पास, या कंप्लेंट की सूरत में मजिस्ट्रेट साइड पे हो गए। जुर्म हुआ, 154 के तहत एफआईआर कटी, पुलिस ने 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन की, जिसका मकसद था कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस जब उसने कलेक्ट कर लिया, इसमें 161 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। अगर टाइम कम था, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो 167 में जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। अगर जरूरत नहीं थी तो 159 में, 169 में उसको क्या कर दिया, पुलिस वाले बेल भी दे देते। बट अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो 173 में क्या हुआ, चलान जमा हो गया। जब चलान जमा हुआ तो सवाल उठा कि ट्रायल कौन करेगा, तो ट्रायल वहीं पर चलेगा कि जो इसके लिए एम्पावर्ड कोर्ट है। तो अगर 14 साल से कम तो मजिस्ट्रेट, और अगर ज्यादा है तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट 241 से 250, और उसके बाद 250 मैंने नहीं बताया, छोड़ दे, 241 से 250 मजिस्ट्रेट, और 265A से लेकर N तक कौन करेगा, सेशन। ऑलमोस्ट सेम। सबसे पहले क्या किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे अक्यूज को कि भाई साहब ये आपके ऊपर जो है ना सारा मामला चल रहा है। और फिर जब वो अक्यूज 7 दिन पहले उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, अक्यूज अदालत में आया, उसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद की गई, या तो उसने फर्दे जुर्म क्या किया, सेहत जुर्म से इनकार किया, या प्लीड गिल्टी किया। और अगर मामला छोटा था, समरी ट्रायल में खत्म हो गया। और अगर उसने किया प्लीड गिल्टी, तो फिर उस सूरत में फर्दर प्रोसेस किया, उसको सजा दे दी। और अगर वो कहता नॉट प्लीड गिल्टी, जी मैं इस जुर्म को नहीं मानता, तो 244 में प्रोसिक्यूटर को कहा लाओ भाई अपने सबूत,
और साथ क्या किया, साथ उसे कहा अक्यूज को कोई प्ली लेनी है, कोई एलिबी शैलिबी, कोई 340 का बयान, एलिबी 340 के बयान में आ जाता है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद उसे कहा कि भाई साहब कोई आपने कोई गवाह शवाह बुलाना है, तो ये सारी बातें उसको बता दी। अब ये ट्रायल चल रहा है हमारा, उसमें उसने जो भी अपना गवाह शवाह जो भी बुलाना था वो बुलाया। दोनों, सबसे पहले प्रोसिक्यूटर फिर अक्यूज, दोनों के गवाह आए। उन दोनों के गवाहों का क्या हुआ, उन दोनों के गवाहों का यहां पर हुआ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस हुई और एविडेंस रिकॉर्ड किया किसने, मजिस्ट्रेट साहब ने। 364 जो मेन उसका है सेक्शन एविडेंस रिकॉर्ड करने का, वैसे 353 से 365 तक यहां पर स्टेट प्रोसिक्यूटर जो अक्यूज्ड के खिलाफ था वो स्टेट प्रोसिक्यूटर था, अक्यूज्ड का अपना वकील था, और स्टेट प्रोसिक्यूटर के साथ कोई और बंदा भी था जो प्राइवेट वकील के तौर पर उसको ज्वाइन कर लेता है। तो यहां पर एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, और फाइनल आर्ग्यूमेंट से पहले भी और बाद में भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है 245 कन्विक्ट करने की, जब वो कहता है कि मजीद एविडेंस की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या है 249A में, टू एक्विट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। बट फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उसने सुनाई जजमेंट। या तो किया कन्विक्ट या किया एक्विट। एक्विट किया तो रिहाई, रिहाई के खिलाफ 417 अपील गई हाई कोर्ट। अगर कन्विक्ट किया तो दो किस्म का कन्विक्ट, या इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फाइन वगैरह, या प्रोबेशन। प्रोबेशन में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, बच्चों को, छोटों को जेल में नहीं भेजा जाता, बल्कि उनको मुआशरे में रहने दिया जाता कि दोबारा जुर्म नहीं करना। अगर वो उस टाइम पीरियड में प्रोबेशन में दोबारा जुर्म करता फिर ट्रायल नहीं चलता, उसी में उठाकर उसको जेल में फेंक दिया जाता है। तो वो चला गया जेल के अंदर। अपील करेगा 408 मजिस्ट्रेट के खिलाफ, अगर उसने सेशन में जाना है, कन्विक्शन हो गई है, और 410 में वो सेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा अगर कन्विक्शन हो गई है। जब वो अपील उसकी पेंडिंग है तो अपील की पेंडेंसी के दौरान 426 में वो बेल आफ्टर कन्विक्शन लगा सकता है। ये सारा मामला जब खत्म हुआ और फाइनल वो चला गया जेल के अंदर, तो अगर वो अपनी पनिशमेंट को अच्छे तरीके से पूरा कर रहा होता है तो 1/3 पर उसको क्या किया जाता है, किसी सरकारी मुलाजिम के साथ लगा दिया जाता है। तो उसके बाद क्या है कि अगर वो सारा कुछ खत्म करता है तो उसकी हो जाती है रिहाई। तो जुर्म से लेकर रिहाई, सारा टॉपिक खत्म हो गया मेरा भाई। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। शिद्दत के साथ मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोग वाकई इस सारे मामले को सुनेंगे और इसके ऊपर अपने कमेंट्स वगैरह करेंगे। चैनल लाइक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब मेरा कर ले, नेशनल लॉ कॉलेज एंड एकेडमी के नाम से है। और फर्दर जो मजिस्ट्रेट के कैंडिडेट्स और तमाम लोग इसको सुन लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और यहाँ पे मैं बताता जाऊँ जो ऑनलाइन क्लासेस वाले लोग हैं, हम इंशाल्लाह इसको आज रात 10:30 बजे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।